विधानसभा का कल से विशेष सत्र। रणनीति बनाने को लेकर आज सीएम आवास पर इंडी गठबंधन की होगी बैठक। भाजपा विधायक दल की भी होगी बैठक। आजसू पार्टी हार की करेगी समीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कदाचार मुक्त नेट यूजी और यूजीसी नेट परीक्षा पर दिया बल। कहा, भारत जल्द बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पोलियो के खिलाफ 3 दिवसीय राज्यव्यापी विशेष अभियान शुरू। पाकुड़ में भी बच्चों को दी गई पोलियो रोधी खुराक। और जामताड़ा से 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गोड्डा में हत्या के मामले में 3 आरोपी पकड़ाए। 2 पिस्टल, 5 देसी कट्टा, कारतूस जब्त। सरायकेला से भी 3 अपराधी गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। इस वक्त की तमाम ताज़ा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्ज जैकब कुवाकड़ को पोप फ्रांसिस द्वारा रोमन कैथोलिक चर्च का कार्डिनल बनाए जाने पर भारत के लिए इसे हर्ष और गर्व का विषय बताया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जॉर्ज जैकब कुवाकड़ ने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में समर्पित किया है। की ओर से जॉर्ज जैकब कुवाकड़ को रोमन कैथोलिक चर्च का कार्डिनल बनाए जाने पर कहा है कि मुझे खुशी हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि ये भारत के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि जॉर्ज कार्डिनल कुवाकड़ ने प्रभु यीशु मसीह के एक उत्साही अनुयायी के रूप में मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। विधानसभा का 4 दिवसीय विशेष सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस दौरान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर द्वारा नवनिर्वाचित विधायकों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी। नए स्पीकर का भी चुनाव इस दौरान होना है। राज्यपाल का अभिभाषण भी सदन में होगा। इसके अलावा सरकार द्वारा कुछ विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। विशेष सत्र 12 दिसंबर तक चलेगा। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं। इस सिलसिले में सीएम आवास में आज इंडी गठबंधन दलों की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विधानसभा के विशेष सत्र की रणनीति पर सत्ता पक्ष की ओर से मंथन हो सकता है। रांची में आज भाजपा विधायकों की भी बैठक आयोजित होनी है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। समझाया जा रहा है कि इस दौरान विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर मंथन होगा ताकि भाजपा विधायक सदन में बेहतर तरीके से पार्टी का पक्ष रख सकें। भाजपा द्वारा आज से राज्य में सदस्यता अभियान भी शुरू किया जा रहा है। इस सिलसिले में नगड़ी में एक कार्यशाला रखी गई है जिसमें प्रदेश और जिला स्तर के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। कार्यशाला में प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और प्रदेश सदस्यता प्रभारी डॉक्टर पुरंदेश्वरी तथा संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह का विशेष मार्गदर्शन होगा। रांची में आज आजसू पार्टी की भी विशेष बैठक बुलाई गई है। पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस बैठक में विधानसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा होगी। गौरतलब है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में आजसू पार्टी को अपेक्षा के अनुरूप सफलता नहीं मिल पाई। पार्टी इस समीक्षा बैठक में प्रत्याशियों और पदाधिकारियों से हार के कारणों की पड़ताल करेगी। देश के विभिन्न हिस्सों में हाल ही में हुए चुनाव में मिली पराजय के बाद राष्ट्रीय स्तर पर इंडी गठबंधन बिखरता जा रहा है। गठबंधन के घटक दल के नेता अलग अलग राह पर चलते हुए दिख रहे हैं। जो इंडी अलायंस बनाया था उसमें एक बार फिर से नेतृत्व को लेकर संघर्ष शुरू होता दिखाई दे रहा है। इंडी अलायंस बनने के बाद से 2024 के लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार चुका है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने इंडी अलायंस का नेतृत्व करने की बात कहकर न सिर्फ राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि गठबंधन के अंदर मची खींचतान को भी बाहर ला दिया है। एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में ममता बनर्जी ने कहा कि इंडी गठबंधन ठीक नहीं कर रहा है और इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं।
अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो इंडी गठबंधन का नेतृत्व करना चाहेंगी। ममता बनर्जी के इस रुख को समाजवादी पार्टी और शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट का समर्थन मिलता नजर आ रहा है, तो इंडी अलायंस के कई दल ममता बनर्जी के इस कदम से असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी अभी भी ममता के नेतृत्व को आगे बढ़ाने में लगी हुई है, तो कांग्रेस ने ममता के नेतृत्व को खारिज ही कर दिया है। जो अपोजिशन के लोग हैं, हमसे कोई बात नहीं हुई, इलेक्शन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया, टिकट बंटवारे में कोई बताया नहीं, तो फिर हमारा क्या लेना देना उनसे। वेस्ट बंगाल में सक्सेसफुल उन्होंने मॉडल रखा है भारतीय जनता पार्टी को वहां से दूर रखने का। The India bloc parties must have mutual trust in each other. Congress party has a special responsibility. अगर किसी ने उनको रिक्वेस्ट किया ये इंडिया जो ब्लॉक है वो स्मूथली परिचालन करने के लिए, तो कलकत्ता से बंगाल में बैठ के ही वो ये कर सकता है। जो अपनी पार्टी बंगाल के बाहर नहीं ले जा सकी, वो देश तक का स्तर पर क्या लड़ेंगे। इस मामले पर भाजपा ने भी कहा है कि इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों में हमेशा से नेतृत्व करने की होड़ रही है और ममता बनर्जी के बयान ने एक बार फिर से कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कभी अखिलेश यादव कहते हैं वो नेता है, कभी ममता बनर्जी कहती हैं वो नेता है, कभी स्टालिन कहते हैं वो नेता है, और सब लोग स्वर में ये कहते हैं राहुल गांधी नेता नहीं है, ना प्रियंका वाड्रा नेता नहीं है। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट ये दर्शाता है कांग्रेस को, जनता छोड़िए इंडी अलायंस के नेताओं को भी कांग्रेस पार्टी पर विश्वास नहीं है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए बना इंडी अलायंस लगातार चुनावी हार के बाद बिखराव की ओर बढ़ता नजर आ रहा है, जिसके चलते देश में विपक्षी पार्टियों की एकता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि केंद्र सरकार नेट यूजी और यूजीसी नेट परीक्षा पारदर्शी और कदाचार मुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए संकल्पित है। उन्होंने जमशेदपुर में कहा कि शिक्षा में बेहतरी के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से कई नई योजनाओं को अमल में लाया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जमशेदपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित कर इस बार नेट यूजी या फिर यूजीसी नेट परीक्षा पारदर्शी और कदाचार मुक्त तरीके से संपन्न कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक गंभीर मामला है, लेकिन उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के आने के बाद एनटीए के स्वरूप में बदलाव किया गया है। देश की जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में एक कमेटी भी बनाई गई थी। उस एक्सपर्ट कमेटी ने उसकी रिपोर्ट भी दिया है। इस बार की जेई हो, जेई एडवांस हो, नीट हो, इस प्रकार की जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा, इसको संबंधित राज्यों के साथ मिलकर। श्री प्रधान ने कहा कि शिक्षा में सुधार के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने रांची में राज्यपाल संतोष गंगवार से भी मुलाकात की है। उन्होंने भी झारखंड में शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव दिए हैं। सभी सुझावों पर गौर कर कई नए बदलाव होंगे। हमें उनके साथ मिलकर कई प्रकार की, उन्होंने भी हमको सुझाव दिया है। हम मिलकर 21st सेंचुरी को एक भारत की सेंचुरी बनाएंगे। एजुकेशन उसकी एक रास्ता बनेगा, माध्यम बनेगा। यही आज की चर्चा है। एक प्रश्न के उत्तर में श्री प्रधान ने कहा कि आईएसएम धनबाद को अब आईआईटी का दर्जा दिया गया है। साथ ही आईआईएम रांची बेहतर प्रदर्शन कर रही है। एनआईटी जमशेदपुर भी काफी पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में बेहतरी के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से कई नई योजनाओं को अमल में लाया जाएगा। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल जमशेदपुर XLRI के होम कमिंग के उद्घाटन सह प्लैटिनम जुबली समारोह के समापन सत्र को संबोधित किया। जमशेदपुर XLRI के होम कमिंग के उद्घाटन सह प्लैटिनम जुबली समारोह के समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि फिलहाल अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में भारत 5वें पायदान पर है, लेकिन जिस प्रकार से देश की इकोनॉमी बूम पर है, उससे 2-3 साल में यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। हमें औद्योगिक क्रांति 4.0 के जमाने में भारत इज डेस्टाइन्ड टू बी द ग्लोबल लीडर।
Through your leadership only, I am confident. श्री प्रधान ने कहा कि भारत के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप पर विश्वास जता रहे हैं। उनके एक आह्वान पर देश के 1 करोड़ लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। श्री प्रधान ने देश के लोगों को गिव बैक करने की बात कही। प्रधानमंत्री जी को कहा कि आप एक बार अपील करिए साहब, उन्होंने अपील किया। 1 करोड़ लोग अपना सब्सिडी छोड़ दिए। किसी ने कहा मेरे को लोग अपने पास की सीट किसी को छोड़ते नहीं, लोगों ने 1 करोड़ लोगों ने अपना सब्सिडी छोड़ दिया। ये हो सकता है। इस अवसर पर XLRI के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। इस दौरान टाटा स्टील के MD टीवी नरेंद्रन, XLRI के डायरेक्टर फादर सेबेस्टियन जॉर्ज, डीन एडमिन फादर डोनाल्ड डिसिल्वा और डीन एडमिन प्रोफेसर संजय पात्रो समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। केंद्रीय सूचना और प्रसारण सह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोदय के विकास के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और पूर्वी क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया जा रहा है। दूरदर्शन से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी लगातार पहल की जा रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दूरदर्शन पर अगले सप्ताह से संथाली भाषा में समाचार का प्रसारण होगा। आज उड़ीसा में 3 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया। आखिर इससे उड़ीसा के अंदर क्या बदलाव आएगा, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। सर, सबसे पहले कितनी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं ये, और इससे विकास की बात करें या फिर कनेक्टिविटी की बात करें, उड़ीसा के अंदर क्या बड़ा इम्पैक्ट होगा? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पूर्वोदय का विजन है, कैसे पूर्वी भारत का डेवलपमेंट हो, और उसमें उड़ीसा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उड़ीसा के लिए कुल 73,000 करोड़ रुपए के रेलवे के प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने सैंक्शन किए हैं, और अभी हाल ही में तीसरी टर्म में तो करीब 20,000 करोड़ के और अच्छे प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। और उन्हीं 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में से 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कि मयूरभंज जिले के हैं। अगर इस नक्शे पे हम देखें तो क्योंझर बादाम पहाड़ प्रोजेक्ट से पूरे सेंट्रल उड़ीसा की कनेक्टिविटी इधर आती है, बुरामुरा चकुलिया से नॉर्थ की तरफ और ईस्ट की तरफ, और बांग्रीपोसी गोरू महिसाणी से पूरा कोस्टल उड़ीसा का कनेक्टिविटी नॉर्थ की तरफ और वेस्ट की तरफ आती है। बहुत अच्छी कनेक्टिविटी इन तीनों प्रोजेक्ट से होती है। कई वर्षों से, कई दशकों से इस प्रोजेक्ट की कल्पना की गई थी और बहुत खुशी है कि यहाँ पर आज कंप्लीट हुआ। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व दुनिया के सबसे बेहतरीन टाइगर रिजर्व में से, तो अब इन तीनों प्रोजेक्ट्स के होने के बाद में बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं, जो एक्सप्लोरर्स हैं, वो आके यहाँ पर आनंद ले सकें। सर, हम आपके साथ इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपने बहुत बारीकी से मैंने देखा कि आप चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, उनको निरीक्षण कर रहे हैं। किन विषयों पर से ज़्यादा फोकस है? मेंटेनेंस की बात करें, सेफ्टी को लेकर के बात करें, इन पर ज़्यादा फोकस? रेलवे के सिस्टम में सेफ्टी डायरेक्टली डिपेंडेंट है डिज़ाइन और मेंटेनेंस पर, इसीलिए मेंटेनेंस पे बहुत बड़ा फोकस है और डिज़ाइन पे बहुत बड़ा फोकस है। मेंटेनेंस में आपका जो ट्रैक सिस्टम है, आप रास्ते में आप देख रहे थे कि ट्रैक की बारीकियों के बारे में डिस्कशन चल रहा था, OHE सिस्टम के बारे में, ट्रेन की मेंटेनेंस के बारे में, इंजन की मेंटेनेंस के बारे में, वैगन्स की मेंटेनेंस के बारे में और इनकी डिज़ाइन के बारे में डिटेल डिस्कशन अधिकारियों के साथ। कवच के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी अधिकारियों से पूछताछ थी। अच्छी प्रोग्रेस है, लोग सब मेहनत कर रहे हैं अपनी और अच्छे परिणाम आएंगे। सर, अंतिम सवाल, दूरदर्शन या संथाली भाषा में भी इसको शुरू करने जा रहे हैं, कुछ बता देते हैं? संथाली भाषा देश की बहुत एक महत्वपूर्ण भाषा है और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी समाज के प्रति एक बहुत बड़ा आत्मीय भाव से, बहुत गरिमामय तरीके से भगवान श्री बिरसा मुंडा जी को ध्यान में रखते हुए, उनको याद करते हुए आदिवासी समाज के विकास के लिए जो काम किया है, उसी कड़ी में संथाली भाषा में न्यूज़ कैसे हमारे संथाली बोलने वाले आदिवासी समाज को मिले, उसका सुनने का आनंद मिले, वो एक प्रयास है। अगले हफ्ते से संथाली भाषा में न्यूज़ चालू होगी। दूरदर्शन न्यूज़ से बातचीत की बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरामैन मनमोहन के साथ अभिषेक सिंह। जामताड़ा जिला प्रशासन की पहल पर जिले भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर महिला हिंसा पर विराम लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
इसी क्रम में महिलाओं को आवश्यक कानूनी जानकारियां भी दी जा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। में कार्यशाला रैली के माध्यम से महिलाओं को आवश्यक कानूनी जानकारी दी गई। मौके पर प्रखंड के विकास पदाधिकारी मुरलीधर यादव ने कहा कि जागरूकता और जानकारी के अभाव में महिलाएं समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों और हिंसा का शिकार हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इस पर जन जागरूकता से ही अंकुश लगाया जा सकता है। हम सभी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में उन्हें प्रताड़ित नहीं होना चाहिए। यह संदेश जन जन में जाए, इसके लिए हम लोग कार्य करेंगे। वहीं महिला पर्यवेक्षिका नीति दास ने समाज में महिलाओं को समान अधिकार की पुरजोर वकालत की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने ऊपर हो रही हिंसक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर मेरे आसपास ऐसा कहीं भी महिला के साथ हिंसा होता है तो हम उसे रोकेंगे और जागरूक करेंगे और सबसे पहली लड़ाई हम अपने घर से ही शुरू करेंगे। अगर किसी के साथ हिंसा होती है उनका विरोध करेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि जामताड़ा में इन जागरूकता कार्यक्रमों से महिला हिंसा पर विराम लगेगी और आधी आबादी के लिए सुरक्षित और सहयोगी वातावरण बन सकेगा। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। पाकुड़ में पोलियो के खिलाफ 3 दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत हो गई है। राज्य भर में इसे जारी रखा जा रहा है। पाकुड़ में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो बूथों पर पोलियो रोधी 2 बूंद की खुराक पिलाई जा रही है। पाकुड़ जिले के 1111 पोलियो बूथों पर आज पोलियो रोधी विशेष अभियान की शुरुआत हुई। अभियान के पहले दिन अधिक से अधिक लक्षित बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने में वैक्सीनेटर, सुपरवाइजर, मेडिकल ऑफिसर, सेविका, सहायिका सहित स्वास्थ्य और सिविल प्रशासन से जुड़े अधिकारी कर्मी जुटे हुए हैं। उप विकास आयुक्त महेश कुमार संथालिया ने पाकुड़ के पुराना सदर अस्पताल परिसर में इस 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का उद्घाटन किया। और हमारे यहाँ पर पिछला जो हुआ था, केस डिटेक्ट हुआ था 2010 में, उसके बाद हमारे यहाँ तो केस डिटेक्ट हुए नहीं है, लेकिन सावधानी की जरूरत है। उसी सावधानी को ध्यान में रखते हुए पल्स पोलियो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू कुमार टेकरीवाल ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाले इस पोलियो रोधी अभियान के दौरान जिले के 1,89,000 से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि अभियान को सफल बनाने में ग्राम पंचायतों के मुखिया, ग्राम प्रधान और शिक्षक सहित सखी मंडलों से जुड़ी महिलाएं भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। हमारा ये जिला जो है पोलियो मुक्त रहे, पहले की बात हम लोगों ने पूरी तैयारियां कर ली है। जैसे कि आपको सर के माध्यम से पता चला है रियासतों से कि हर बार हमारी बूथ एक्टिविटी शहरों में, मार्केट में, बाज़ार में, अर्बन में 90% रहती है। ऐसे पूरे जिले में हमारी बूथ एक्टिविटी लगभग 100% रहती है। राज्य के अन्य जिलों में भी पोलियो के खिलाफ आज से 3 दिवसीय विशेष अभियान शुरू हुआ है। कल और परसों घर घर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक दी जाएगी। पाकुड़ से राम प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड के विभिन्न जिलों से पिछले 28 नवंबर को उत्तराखंड की शैक्षणिक और सांस्कृतिक यात्रा पर गया 23 सदस्यों का दल लौट आया है। धनबाद IIT ISM में उनका अभिनंदन किया गया। युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड की शैक्षणिक और सांस्कृतिक यात्रा से लौटे सदस्यों का धनबाद IIT IMM के गोल्डन जुबली हॉल में मोमेंटो देकर अभिनंदन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने अपने 7 दिन के यात्रा अनुभवों को साझा किया। युवा संगम जो झारखंड भारत सरकार का हरिद्वार, ऋषिकेश, रॉबर्ट्स कैब और इंडस्ट्रियल एरिया से दुकल जो मोटर्स, हीरो मोटर्स का था, वहाँ हमने भ्रमण किया और बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं जानते थे उन्हें हमें जाना और एक्सपीरियंस किया। हमारा पहला इंडस्ट्रियल विजिट था। हमने हीरो मोटर कॉप के कंपनी में गए थे। वहाँ किस तरह गाड़ियाँ बनती है हमने देखा अपनी आंखों से।
वहीं युवा संगम चरण 5 के झारखंड कोऑर्डिनेटर सह धनबाद IIT IMM के मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग विभाग के प्रोफेसर संजीव साहू ने कहा कि विद्यार्थियों की यह 7 दिनों की यात्रा काफी ज्ञानवर्धक और उत्साहवर्धक रही। दल में शामिल विद्यार्थियों को उत्तराखंड की संस्कृति और रहन सहन को नजदीक से जानने देखने का मौका मिला। They also visited Dehradun, and these delegates, they also happens to give an exposure to the women's group, those who are working and they are exposed to different cultures, so they have got a lot of learning. एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शैक्षणिक और सांस्कृतिक यात्रा के क्रम में विद्यार्थियों ने उत्तराखंड के भगवानपुर, सिडकुल, हरिद्वार, ऋषिकेश, पतंजलि गांव, कोट द्वार, लैंसडाउन और देहरादून जैसे प्रमुख स्थानों का दौरा किया। साथ ही साथ IIT रुड़की के लैब का भी भ्रमण किया। अब उत्तराखंड के छात्रों की एक टीम जनवरी में धनबाद का दौरा करेगी। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। सरकार की मदद और प्रोत्साहन से आधी आबादी आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। खूंटी के कचहरी मैदान में सखी मंडल की दीदियों द्वारा आचार, आदिवासी परिधान, हैंडबैग और सजावटी वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई। ग्रामीण उद्यमिता के तहत आयोजित इस प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में सखी मंडल की दीदियों ने हिस्सा लिया और विभिन्न उत्पादों की बिक्री की। स्टॉल धारकों ने प्रदर्शनी आयोजन की सराहना की। हमारे पास लाल पर साड़ी है, बंडी है और गमछा है, ब्लाउज और शॉल है। पिछले साल तो अच्छा था और पूंजी लगाई हूँ 20-30 हज़ार। जामताड़ा में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इस क्रम में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से 16 मोबाइल, 18 सिम कार्ड और 2 पासबुक समेत कई चीजें बरामद की गई हैं। इन अपराधियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। गोड्डा पुलिस ने ललमटिया थाना क्षेत्र में एक हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए 3 आरोपियों को धर दबोचा है। इन अपराधियों की निशानदेही पर 2 पिस्टल, 5 देसी कट्टा, 32 कारतूस और बम बनाने के सामान और मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र के अंतर्गत हादसा डुगरी में पुलिस ने एक हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक हुई, जिसमें निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुग्रीव किले से राम मंदिर के परकोटा तक के 1 किलोमीटर के दर्शन मार्ग पर जगह जगह स्थायी मंडप बनाए जाएंगे, जिसका निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा। रामनवमी से पूर्व इनके बनकर तैयार होने की उम्मीद है। इन पंडालों में श्रद्धालुओं के लिए सारी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही साथ मंदिर के निचले चबूतरे पर 85 पत्थरों से भित्ति चित्र बनाए जाएंगे। इन पर वाल्मीकि रामायण के श्लोक अंकित होंगे, जिसका हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद भी होगा। फरवरी के बाद श्रद्धालु इन म्यूरल यानी कि भित्ति चित्रों को देख सकेंगे। इसके साथ ही परिसर में बन रहे सप्त मंदिर भी फरवरी तक पूर्ण हो जाएंगे। हमारा तत्काल जो प्राथमिकता है वो मंदिर निर्माण पूर्ण करना है, जो कि लगभग 15 मार्च तक पूर्ण हो जाएगा। उसी के साथ जो 7 मंदिर हैं, सप्त मंडप जिसको कहते हैं, उसको भी पूर्ण किया जाना है। और कम से कम परकोटा का 3/4 कार्य पूर्ण हो जाए। तो ये सभी चीज़ें कल देखी गई हैं। जो लोअर प्लिंथ पे राम कथा बनाई जा रही है, जो कि स्टोन पे कार्व होकर के लगेगी, वो अभी शुरू हो गया है कार्य। मैं कहूँ तो आर्ट वर्क पूरा हो गया है, पत्थर पे कार्य पूरा हो गया है और उसको लगाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। अगले वर्ष 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। महाकुंभ की शुरुआत अगले 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा स्नान के साथ होगी। वहीं इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि को अंतिम स्नान के साथ होगा। इस बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की तैयारी हो रही है। स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बड़ी संख्या में डॉक्टरों की तैनाती और परेड ग्राउंड में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया गया है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए आरामदायक आवास उपलब्ध कराने के लिए भी विशेष तैयारियां की गई हैं। प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक रिक्शा और ई ऑटो के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली शुरू करने की भी घोषणा की है। उत्तराखंड में आज से 4 धाम की शीतकालीन यात्रा शुरू हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा जताया है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दर्शन कर सकेंगे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गति स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचे और जहां से आज शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि शीतकालीन यात्रा के जरिए उत्तराखंड का पर्यटन बढ़ेगा। हमारे लिए एक बहुत गेम चेंजर साबित होगी आने वाले समय में, क्योंकि लगभग 5 महीने 6 महीने का हमारा यात्रा काल रहता है 4 धाम यात्रा का। और उसके बाद भी हमारे बहुत सारे स्थान हैं जहां पर लोग आ सकते हैं। पर्यावरण है, यहाँ की आबो हवा है, हमारे होम स्टे होटल, हमारे सभी लोग उनका स्वागत करेंगे, उत्तराखंड वासी स्वागत करेंगे। और उनके लिए भी चूंकि एक अच्छा अनुभव होगा, जहां अभी इस समय में हमारे सभी व्यवस्थाएं पहले से हैं, तो उन व्यवस्थाओं को हम फिर से एक बार रिव्यू करके और अच्छा करेंगे, जिसकी शीतकाल में आने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज और कल राज्य में हल्की बारिश होने की संभावना है। झारखंड में पिछले 24 घंटों में गढ़वा में सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सरायकेला में 30.9 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक उच्चतम तापमान रहा है। अब बात करें कि आने वाले दिनों में झारखंड में कैसा मौसम रहेगा, तो 7 तारीख में मौसम शुष्क है, ड्राई है, बट थोड़े से आंशिक बादल आपको आने लगेंगे। 8 और 9 में झारखंड में आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी, हल्के से मध्यम दर्जे की। 8 तारीख को जो पूरा पश्चिमी भाग है और उससे सटा हुआ जो मध्य और आपका उत्तरी भाग है, वहाँ कुछ हल्के दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। साथ में गर्जन वज्रपात के भी चांसेस हैं। 9 तारीख को आप उत्तर पश्चिमी भाग को छोड़ के शेष भाग में भी आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई जा रही है। ये जो बारिश है, इसका मुख्य कारण ये। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा का कल से विशेष सत्र, रणनीति बनाने को लेकर आज सीएम आवास पर इंडी गठबंधन की होगी बैठक। भाजपा विधायक दल की भी होगी बैठक। आसू पार्टी हार की करेगी समीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कदाचार मुक्त नेट यूजी और यूजीसी नेट परीक्षा पर दिया बल। कहा, भारत जल्द बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पोलियो के खिलाफ 3 दिवसीय राज्यव्यापी विशेष अभियान शुरू। पाकुड़ में भी बच्चों को दी गई पोलियो रोधी खुराक। और जामताड़ा से 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गोड्डा में हत्या के मामले में 3 आरोपी पकड़ाए। 2 पिस्टल, 5 देसी कट्टा और कारतूस जब्त। सरायकेला से भी 3 अपराधी गिरफ्तार।